सर हमें बताएं कि 20 से 40s में वो बच्चे जो पढ़ चुके हैं और जॉब्स नहीं मिल रही उन बच्चों को, वो बच्चे अपना बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं और कौन सी स्पेशल स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनमें बिजनेस इजीली ग्रो कर सकता है। ये जो एज होती है ना 20 से 25 साल या 40 साल 35 साल की, इस्लाम से भी दूर है, हमें अवेयरनेस नहीं है, हम कुरान पाक तो ट्रांसलेशन से पढ़ते ही नहीं है, पूरा टाइम निकल जाता है हमारा। मेरे ख्याल में मेजोरिटी का यही हाल है, न्यू जनरेशन भी। तो जब आपको इस्लाम की हावना और डिटेल्स ही नहीं होंगी तो बच्चे कैसे सरवाइव कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो तो। असल में ये बातें तो कहीं से कहीं निकल जाएंगी, लेकिन मैं शॉर्टकट ये बताऊं कि 20 साल की उम्र से बच्चों को, बल्कि बचपन से ही बच्चों को बिजनेस के बारे में ख्वाब दिखाने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में जितने मुल्कों ने भी तरक्की की है ना, उसकी मेन बुनियाद बिजनेस है, तिजारत है। देखिए जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर, फलां फलां बड़े बड़े जो ओहदे हैं, अगर इनमें बिजनेसमैन लोग होते हैं ना तो ये मुल्क को क्राइसिस से निकाल लेते हैं। बिल्कुल। और अगर इसमें डिक्टेटर हों और जो बिजनेस के अलिफ बे के ना जानते हो, तो ये पावर से अपने मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। पावर से पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज कभी नहीं ठीक हो सकती। इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो हमेशा टैक्टिक्स से ठीक होती हैं, कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ता है। मुझे याद है बहुत अरसा पहले जामिया हफ्सा में अटैक हुआ था और वो बच्चियों को जो है ना वो इस्लामाबाद में एक मसला हुआ, तो उस वक्त जो रूलर था वो एक डिक्टेटर था। बिल्कुल। तो उस डिक्टेटर ने क्या किया कि उसने डू और डाई वाला फैसला किया। मैं ये समझता हूँ एज ए बिजनेसमैन, अगर उसकी जगह के ऊपर कोई बिजनेसमैन प्राइम मिनिस्टर होता, वो कोई ऐसी टेक्निक लड़ाता, वो कम्युनिकेशन निकालता, टेम्परेरी उनको रिलीफ देता, 2 4 6 महीने लग जाते, महीना लग जाता, वो एक भी कैजुअलिटी ना होने देता। और वो था भी इस्लामाबाद का कंपैरेटिवली के रीज़न कि वहाँ पे जो सेक्टर्स बन रहे थे उनके इशू पे इनों की फाइटिंग जो थी, वो मसला शुरू हुआ था। अब मैं आपको बिजनेस की ना अहमियत बताऊं एक ऐसी बात से जिससे आपकी बात सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे कि बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए ना, तो उसके बाद पहला मसला खड़ा हुआ कि खलीफा कौन बनेगा, हु विल बी द नेक्स्ट वन। तो मदीने वालों ने क्या किया कि मदीने वालों ने एक बंदे को चूज करके उसके ऊपर उनके हाथ पे बैत कर ले कि ये हमारा खलीफा होगा। अब ये बात पता चली हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो वो दोनों आए। किस्सा लंबा है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो उन्होंने आके उनसे बात करके एक लंबी स्पीच दी, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपस में आर्गू किया। उन आर्गू में 3 पॉइंट उन्होंने ऐसे रेज अप किए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। उसमें से एक पॉइंट पता क्या था कि तुम लोग ज़राअत पेशा हो, एग्रीकल्चर को जानते हो, हम लोग ताजिर हैं। क्योंकि मक्के के लोग जो थे ना ये ताजिर थे, ये शाम जाते थे, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे, इनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा थी, इनको टेक्निक आती थी कि क्राइसिस से कैसे निकलना है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ताजिर हैं, लिहाजा ताजिर जो है ना वो पॉलिसीज़ को, मामला फहमी को और उनके मसाइल को बहुत जल्द, हाँ प्रॉब्लम्स को, उसके अंदर सलाहियत अल्लाह ने कुदरती तौर पर ज़्यादा रखी। तो इस वजह से आप ना इसलिए खलीफा ना बने कि आपने मदद ज़्यादा की है। आप मुल्क को, मुस्लिम को, मुसलमानों को चलाने के लिए जो बेस्ट ऑर्गेनाइजर है ना, आप उसको चूज करें। बिल्कुल। आप पर्सनल ना हो जाएं। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को चूज कर लिया गया। तो ये इस जो ताजिर होता है ये बहुत बिजनेसमैन, इसके अंदर बड़ी फ्लेक्सेशन होती है, रिलैक्सेशन होती है, ये लॉस बर्दाश्त करना जानता है। हर तरह के मामलात को आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, उन्होंने जो बादशाह को जो सारी टेक्निक बताई कि ये ख्वाब आया कि काली गाय जो है ना वो इस तरीके से जो है ना सूखी गाय, हाँ, तो वो उसमें उन्होंने उनको इकोनॉमिक पॉलिसी दी कि आप इसको स्टोर करें, ये करें। उन्होंने उनको बिजनेस पॉलिसी दी। उन्होंने डिक्टेटरशिप नहीं दिया कि सबको रोक दो, सबको मार दो और ये जमा कर लो, कहीं तुम भूखे ना मर जाओ, तो बादशाह कहीं बादशाह ही बच जाए, बाकी लोग मरते हैं तो मरने दो। उन्होंने डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी नहीं दी, उन्होंने बिजनेसमैन वाली पॉलिसी दी। तो बिजनेसमैन बनना, मैं समझता हूँ कि जो बिजनेसमैन होता है ये रिश्तों को भी ज्यादा
हैंडल कर लेता है। और ये कई लोगों की जो इकोनॉमिक्स सिचुएशंस है ना, ये उनको सपोर्ट भी करता है। माशरे में जितने भी जॉब्स क्रिएशन होती हैं, ये बिजनेसमैनों की वजह से होती हैं, इंडस्ट्री बिजनेसमैनों की वजह से ग्रो लगती होती है। है। तो इकोनॉमिक्स जो है ना, सारी के सारे बिजनेसमैनों के जरिए से ग्रो होती है। बाकी जो है ना, बाकी लोगों का अपना अपना रोल है, मैं उनकी नफी नहीं करता। सारे लोग अपने अपने जगह पे पूरा काम करते हैं। अब सारी दुनिया के लोग तो, मुल्क के लोग तो बिजनेसमैन नहीं बन सकते। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग होते हैं, जो रूलिंग पावर में होते हैं, उनकी एक अपनी वैल्यूज़ है। लेकिन बहरहाल आप अगर लेबर की तरफ जाने की बजाय, जैसे हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा तबका पूरी दुनिया को एज ए लेबर वर्क काम दे रहा है, तो हमने उनकी सलाहियतों को भी ज़ीरा कर दिया। वो लेबर ही है, उनको कोई और इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी गलत है, या हमारी दूसरे लोग गलत हैं, या फौज गलत है, या सियासतदान गलत है। ये नहीं हमारा मसला। हमारा मसला ये है कि इतनी बड़ी तादाद जो हमारी लेबर की दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को सर्व कर रही है, और थोड़े से पैसों के ऊपर मुश्किल से उनके घर की रोटी चलती है, और वहाँ पे वो खाना पीना करते हैं और सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो हम ये चाहते हैं, मेरी अपनी ख्वाहिश है एज ए बिजनेसमैन, कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा पैटर्न सेट होना चाहिए कि उन लोगों को बिजनेस कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाए। बिजनेस लोगों के साथ वो छोटे छोटे काम करें, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज और स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, और बिजनेस के इतने बेनिफिट्स बता दिए जाएं कि पानी देखें। हाँ, हमारा जितने भी लेबर वर्क के बिजनेस थे ना, वो भी हमें क्या किया, जूश कंपनियों ने उठा लिया। नेस्ले पहले पानी बेचते थे लोग, अब नेस्ले वाले पानी बेचते हैं। आटा बेचते थे, अब नेस्ले वाले वो जो ना बना बनाया आटा बेचते हैं, वो स्टोरों पे मिल जाता है। जितने भी लेबर क्लास वाले बिजनेस थे ना, वो जो बड़े कैपिटलिज्म की बड़ी टाइप की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो जो जूश ने हमारे यहाँ पे होल्ड किया और बड़ी बड़ी कंपनियों ने होल्ड किया, वो सारा उन लोगों ने उठा लिया। तो ये छोटे बिजनेस बहुत ज़्यादा थे, पहले हज़ारों में थे। तो लेकिन अब वो छोटे बिजनेस सारे इकट्ठे होकर ना एक जनरल स्टोर में चला गया, एक बड़े स्टोर में चला गया, एक मार्ट में चला गया, एक बड़े मॉल में चला गया, एक बड़े प्लाजे में चला गया। तो लोग क्या करते हैं, सारी दुनिया के लोग अरबों रुपए के वहाँ से इस महीने की खरीदारी करते हैं। पहले वही थोड़ा थोड़ा बिजनेस अलग अलग जगहों पे था, और वो डिवाइड था, और उसमें बहुत सारे लोग इस्तेमाल होते थे, और सारे खुशहाल। जितने भी मॉल्स में एक ही जगह में सब लोग एक जगह में जॉब भी करो, एक स्पेस में, आपका टाइम वेस्टेज से भी बच जाता है। बेसिकली आप एक मॉल में जाते हैं, आप सब कुछ बाय करते हैं और आप आ जाते हैं वापस। कैटेगरीज तो डिफरेंट हैं, बिजनेसेस भी हो रहे हैं और जॉब्स भी मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, और आपका टाइम भी बच रहा है। हाँ, ये तो बात सही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ 20 साल का, मेरा आपका सवाल का जवाब वहीं पर रह गया। जो 20 साल एंड अबव जो लोग हैं ना, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए 3 मेरी जो है ना एडवाइसेस है। पहले तो यह है कि वो अपनी दोस्ती, अपनी कम्युनिटी, अपना उठना बैठना, अपनी सोच, अपना लिटरेचर, अपना देखना, वीडियोस देख रहे हैं तो वो बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को देखें, बिजनेस से रिलेटेड मोटिवेशन स्पीच को सुने, बिजनेस से रिलेटेड लोगों को मिलें, उसके बारे में सोचें, बोलें, खाएं, पिएं, देखें। वो बिजनेस उनका ड्रीम बिजनेस हो जाए। पहला तो उनकी याद, ताकि उनके अंदर जो सेंसेशंस है ना, वो सारे सेल जो है ना वो जाग जाएं। जितने भी सेंसर इंसान के अंदर लगे हुए होते हैं ना, वो बिजनेस वाले सेंसर बन जाए। वो सारे सेंसर बंद है, वो सारी चीज़ें हमारी डेड है, दिमाग बंद है, अक्ल बंद है। हम आंखों को देखते हैं तो हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। हम ये नहीं देख सकते कि यार ये मैं एंटरटेनमेंट की चीज़ देख रहा हूँ, तो मैं इससे बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। मैं उधर गया हूँ तो मैं वो रौनक मेला देख के आ गया, मैं मूवी देख के आ गया, मैं ये करके आ गया। वो हर चीज़ को बिजनेस की नज़र से देखें, तो माइंड इससे क्या होगा, बिजनेस माइंड बन जाएगा। पहले तो ये सोच होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब आपके जज्बे बिजनेस वाले होंगे ना, क्योंकि जंगों में भी जज्बे लड़ते हैं, हथियार नहीं लड़ते। तो फिर अगर आपका जज्बा इतना पावरफुल हो गया तो आपको सरमाए की जरूरत नहीं पड़ने। आपने उधार लेके, कर्ज लेके, कहीं पे खड़े होके छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस आपने कर लेना है कुछ ना कुछ। दूसरी मेरी एडवाइस ये है कि बिजनेसमैन बनने के लिए ना, आप कोई बड़ा, यानी आप बड़ा बिजनेस ना स्टार्ट लें, माइनर बिजनेस स्टार्ट करें, छोटे छोटे प्रोडक्ट। आजकल वो काम इतना आसान हो गया है। हमारे होलसेल मार्केटें हैं, शालमी है लाहौर में, फैसलाबाद में ये घंटा घर के इर्द गिर्द होलसेल मार्केटें हैं। हर शहर में होलसेल मार्केट है। कराची में जो है ना वो बोल्टन मार्केट है, इस्लामाबाद में, पिंडी में। तो बड़े शहरों में जाएं,
वहाँ से क्या करें कि वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ना आप पहले नेट के ऊपर आजकल वीडियोज़ रोज़ आती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो बिक रही हैं उसकी सर्च करें कि कौन सी चीज़ कितने में बिक रही है। वहाँ से आप 1 लाख रुपए का सामान खरीदें और वो आके आप ऑनलाइन भी लगाएं, चौक के ऊपर खड़े होकर भी बेचें और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अगर ये जुर्रत है तो। चाइनीज़ की जो स्टोरी शुरू होती है ना, चाइनीज़ ने अपने अंदर इनकलाब कैसे पैदा किया, तो एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। एक चाइनीज़ का हीरो था, उसको उस वक्त की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क से बदर कर दिया। जैसे एक गवर्नमेंट आते है तो दूसरे वालों को जो है ना वो उनके होते हैं कि ये निकल ही जाए, तो वो जान के मारने के ऊपर उनके ऊपर दर पे थे। तो उसने क्या किया, रातों रात उसने वहाँ से एस्केप किया और वो कश्तियों से होता हुआ, समुद्री जहाज़ों से होता हुआ वो किसी तरीके से फ्रांस पहुँच गया। पेरिस में जहाज़ से जब वो उतरा, पुरानी बात है तो 100 साल पुरानी, जो ये मैं चाइना में कई दफ़ा गया ना, तो मुझे चाइनीज़ के नाम 1980s हाँ नहीं ये पुरानी, इससे भी पुरानी बात है। तो मैं चाइना में गया ना, तो मुझे हर चाइनीज़ ने उसकी ये स्टोरी बताई, इसलिए मुझे वो स्टोरी बहुत ज़्यादा याद है। तो वो जब शिप से उतर के, जो समुद्री जहाज़ होते हैं, तो वो उतरा तो उसके अंदर भूख प्यास और कपड़े फटे हुए और बुरा हाल। उन दिनों में चूँकि वीज़े पासपोर्टों की इतनी नई वैल्यू थी 100 साल पुरानी, तो उसने कहीं से भीख मांगी ना, तो किसी ने उसको भीख दे दी। एक फ्रांक, उस वक्त फ्रांक चलता था फ्रांस में करेंसी के तौर पर। तो उसने उसको भूख कपड़े हर चीज़ बुरी हालत, तो उसने उस 1 फ्रांक से ना रोटी नहीं खाई। उसने क्या किया, 2 पेंसिलें ली जाके और आकर ना उसने वो एक फ्रांक में ना 2 पेंसिलें बेची और 2 फ्रांक बना दी। फिर उसने 1 फ्रांक से रोटी खाई और फिर उसने दूसरे फ्रांक से 2 पेंसिलें ली और यूं अपनी लाइफ का स्टार्टअप लिया। ये होते हैं स्टार्टअप, बिजनेस माइंडसेट। ये है बिजनेस माइंडसेट। ये नहीं होता कि ये इसमें नफा कम है। कोई दुनिया की प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो ना बिकती हो, बिल्कुल। कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें नफा ना हो। बस आपके अपनी स्ट्रेटजीज में गलती हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाह के देने में कोई कमी नहीं, हमारे मांगने में कमी है। हमारी स्ट्रेटजीज गलत हो सकती हैं, उस बिजनेस में नुकसान नहीं है, क्योंकि तिजारत में अल्लाह ने नुकसान रखा ही नहीं है। तो नुकसान पता कहाँ होता है तिजारत में, जब हम लालच करते हैं डबल हो जाए। पर ये बात भी तो हमने सुनी है कि पहली दफ़ा में ही अल्लाह ताला नहीं दे देता आपको। अगर आपको बिजनेसेस में लॉस हो रहा है तो ये मतलब आपको अल्लाह ताला सिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप ग्रो कैसे करना है, मुश्किल वक्त में से कैसे निकलना है। पहली दफ़ा में कामयाबी नहीं मिलती। ये इस बात का बड़ा मुख्तसर और बड़ा अच्छा जवाब ये है कि जो ग्रो होना और सिखाने वाली बातें हैं ना, अगर आप नुकसान से भी बचना चाहते हैं ना, तो उसका भी एक बड़ा आसान तरीका है। और वो आसान तरीका ये है कि आप स्टार्ट में अपना बिजनेस ना करें। आप एक कंपनी में, एक दुकान पे, दूसरी दुकान पे जॉब करें और 3 महीने 4 महीने के बाद एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच कर लें। फिर 3 महीने बाद जॉब स्विच कर लें, फिर 3 महीने बाद जॉब स्विच। इससे क्या होगा, आपके उस दुकान के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तरीका कार है सेल का, परचेज का, वो आपको पता लग जाएगा। फिर दूसरी दुकान का पता लगेगा, फिर तीसरी का पता लगेगा, फिर चौथी का पता लगेगा। फिर उनकी स्टोरीज भी आपको पता लग जाएंगी कि इनको लॉस कैसे हुआ, इन्होंने रिकवर कैसे किया, इन्होंने अपने आप को मेंटेन कैसे किया, ये इनके ग्राहक कौन से हैं, खरीदार कौन से हैं, ये बेचते किन लोगों के हैं, खरीदते किन लोगों से हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट्स, नंबर्स, फेसेस, चेहरा, ये भी आपके पास आ जाएंगे। लोगों के साथ बातचीत करना भी आ जाएगी। और उसके अलावा आपको एक बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी पीआर भी बन जाएगी। जब आप 4 दुकानों पे काम करेंगे तो 4 दुकानों के बेचने वाले, खरीदने वाले डिफरेंट लोगों के साथ आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा, तो आपको बातचीत करनी भी आ जाएगी। तो आप बिल्कुल बोंगे नहीं होंगे कि मैं बात कैसे करूं, मुझे तो बात करनी नहीं आती। तो यहां से क्या होगा कि आपको लॉस जो है ना वो नहीं होगा। आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, फिर आपको उधार मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उस मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर आपने काम किया होगा, तो कोई ना कोई आपकी शनासी होगी। तो लोग, आप फर्ज कर लो आपने ₹1,00,000 का बिजनेस करना है, तो लोग आपको 20,000 रुपए का उधार दे देंगे, 30 का दे देंगे, 40 का दे देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं जी कि जो डेली की सेल होगी जी, मैं शाम को वो सारे पैसे आपको दे दिया करूंगा। आप इस तरीके से भी बिजनेस का स्टार्ट ले सकते हैं।
सारी बात ना माइंड की है। बिल्कुल अगर आपका माइंड सेट नहीं है ना तो आपके पास लेम एक्सक्यूजेस मल्टीपल है। बिल्कुल अगर आपका माइंड सेट है तो फिर आपको ये कोई एक्सक्यूज, कोई हर्डल आपको के लिए कोई हर्डल नहीं है। आपने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है ना, फिर आप ये नहीं देखते कि यहाँ पे पत्थर का कंकर है, यहाँ पे रोड़ा है, यहाँ पे खाई है, यहाँ पे जो है ना वो दरख्त का कोना निकला हुआ है, और यहाँ पे और ये बहुत ऊंचा और मैं थक जाऊंगा और ये हूँ। फिर जब आपने कोने पहाड़ के चोटी पे चढ़ना है ना, फिर आपको ये सारी हर्डल जो है ना, आपका दिमाग इतना पावरफुल होना चाहिए, आपके अंदर जोश जज्बा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 10 दफा भी गिरे ना, आप दोबारा खड़े हो जाए। तो ये बिजनेस की बुनियाद है आपका हौसला। और जो बंदा इन हौसलों से गुजर के बिजनेसमैन बनता है और फिर वो एक कामयाबी के एक मंजिल पर पहुंचता है, फिर आप देखें उस बंदे में कितनी काबिलियत होगी, बिल्कुल कितनी उसके अंदर जो है ना वो क्वालिटीज होंगी, कितना ठहराव होगा, कितनी चीज़ों को वो किस तरीके से टैकल करना जानता होगा, कितनी पॉलिसीज को चेंज करना जानता होगा, हैंडल करना जानता होगा, पब्लिक को कैसे मिलना है। तो ये बंदा फिर एक हीरा बन जाता है। बिल्कुल हमारे यहाँ हीरा, हमारे यहाँ लोग समझते हैं जी इसको पढ़ा दो ये हीरा बन गया, इसको अफसर बना दो ये हीरा बन गया। अफसर बन के अगर उसने अवाम का, हुकूमत का पैसा खाना तो ये कौन सा हीरा हुआ? आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होता है, और आप किस कैटेगरी में खुद को फॉल करते हैं? देखें दोनों लफ्ज अंग्रेजी के हैं, लीडर भी और बॉस भी। तो जो लीडर होता है ना, वो ऐसी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। उसके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर वो हौसले बात बहुत अच्छी करता है, उसका करैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी मोटिवेशन बहुत अच्छी होती है, उसकी लाइफ में बड़ी, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं होता। वो बिजनेसमैन लीडर नहीं बन सकता। याद रखें, लीडर होता है जो कौम को लेकर चले, नेशन को लेकर चले। तो लीडर वो होता है, जैसे आपने देखा होगा नेल्सन मंडेला एक नीला लीडर था। इस टाइप के जो लीडर जितने भी दुनिया में गुजरे हैं ना, ये लीडर पूरी कौम को लेके चलते हैं। इन्होंने बिजनेस को, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखना होता, इन्होंने पूरी नेशन को, पूरी मुल्क को देखना होता है। तो लीडर तो ये होता है कि जो सबको लेकर चले, बिजनेसमैनों को बिजनेस करने दे, जॉब वालों को जॉब करने दे, गरीब की इज्जत महफूज रखे, और हर एक को उसके पैरामीटर के अंदर, उसके अहाता के अंदर उसको जो है ना सेफ कर दे, और उसको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, और उसके लिए मिसाल ऐसी बना दे कि सब लोग उसकी बात को लेकर अपने लिए उस पर अमल करना। इट मीन्स कि लीडर वो होता है जो सब लोगों को अपने साथ लेके चलता है। और दुनिया के सबसे बड़े लीडर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने ये नहीं किया कि मिलें लगाई हैं, आपने अपने विजन्स दिए हैं, अपनी सोच दी है, लोगों के अंदर वो करैक्टर को पैदा किया, लोगों को उनकी जगह के ऊपर ना वहीं पे स्टेबल किया। तो लीडर तो ये होता है। बॉस वो होता है जो कहता है कि मेरी सिर्फ पॉलिसी चले और मेरे मुखालिफ अपनी मर्जी वहां पे चलाई ना। बॉस उसको कहते हैं। तो बॉस लफ्ज चलता है ज्यादातर हमारे यहाँ जो अंडरवर्ल्ड की जो दुनिया है ना, बेसिकली ये लफ्ज वहां का है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का, जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्रग्स के बिजनेस होते हैं। वो जो पॉलिसी दे देना, उसके लिए उनको बंदे मारने पड़े, जो मर्जी करना पड़े, दे डैम केयर, और वो सारे काम कर जाते हैं। तो बॉस उसको कहते हैं। अब इन दोनों में बिजनेस नहीं है, ठीक है, और लीडर में और बॉस में। अब इन दोनों के दरमियान एक लफ्ज़ होता है, और वो होता है कि वो बिजनेसमैन यानी ताजर। वो ताजर ये होता है कि वो ताजर कौम की इकोनॉमी को पॉजिटिव जो है ना बनाकर वो उसने कैसे पेश करना है। यानी दुकानदारों, पर तिजारत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, बट ही इज स्टिल अ लीडर। उन्होंने जो तिजारत की है ना, वो की उन्होंने अपनी शादी से पहले, नबूवत से पहले, ठीक है। अगर वो ताजिर मुस्तकिल रहते, उन्होंने तिजारत करके आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना तकरीबन जिंदगी के हर शोबे से गुजारा, क्योंकि परफेक्ट लीडर बनाना था। बिल्कुल, सिर्फ लीडर नहीं, परफेक्ट लीडर। और दुनिया में एक ही परफेक्ट लीडर है, और वो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाकी सारे लीडरों में हज़ारों खामियां, हज़ारों खूबियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो खामी से पाक हैं। सारी अल्लाह ने खूबियों से नवाजा, और हर स्टेज से प्रैक्टिकली गुजारा। बचपन उनकी दाई हलीमा के साथ गुजारा,
हाँ जी, लड़कपन उनका जो है ना वो ट्राइब के साथ गुजारा, क्या उनके दादा का इंतकाल हो गया, अबू तालिब के साथ उनकी जो है ना परवरिश हुई, तो ट्राइब्स के साथ गुजारा। बिल्कुल। जवानी उन्होंने हार्डशिप्स में गुजारी, और बचपन में उन्होंने बड़े क्राइसिस देखे, वालिदा के इंतकाल, वालिद के इंतकाल, और जवानी में उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस देखे। फिर उन्होंने जवानी में तिजारत को देखा, लोगों के साथ बातचीत करने कैसे देखा, ये जो कबाइल में जो झगड़े हो जाते थे उनमें सुलह कैसे होती थी, जो उनकी मैनेजमेंट सिस्टम था उसको अल्लाह ने उस सिस्टम में से गुजारा। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत मिली तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ फिर एक फैमिली लाइफ, कल्चरल लाइफ, सोसाइटी लाइफ, इस सिस्टम से गुजारा। फिर इस्लाम को फैलाने के सिस्टम में, इबादत के सिस्टम में गुजरे, फैलाने में गुजरे, में लोगों को कैसे जो है ना गाइड कैसे करना है, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, लोगों को गैदर कैसे करना है। तो सच जो होता है ना उसकी रफ्तार थोड़ी स्लो होती है, लेकिन हमेशा देर पा के लिए होती है। बिल्कुल। 13 साल लगे 100 बंदों को इकट्ठा करने के लिए मक्के के अंदर कि इस्लाम सच्चा मजहब है। 13 साल में 100 बंदे जो है ना सिर्फ इकट्ठे हुए, लेकिन वो 100 बंदे ऐसे थे क्योंकि वो एक एक बंदा करोड़ों बंदों के बराबर वो बना। थोड़े बिजनेसमैन भी यही करता है, जो क्वालिटी के ऊपर बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस में वो क्वालिटी के ऊपर जो कंप्रोमाइज नहीं करते। जो जूश के बड़े बड़े ब्रांड है ना, अगर आप देखें ना, अब इसी को अगर आप दुनियादारी में देखें तो अमेरिका में, यूरोप में जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, इनके अंदर देखेंगे ये, जैसे आपने अभी बताया कि जी चाइना में पर्सेस बन रहे हैं, फलाम बन रहे हैं, और वो सारी प्रोडक्ट बन रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसके लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी चाइना को खुद दी, उसकी क्वालिटी में सारा रॉ मटेरियल, उनकी लेदर, उनकी एक एक चीज़ खुद दी, और उसकी क्वालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं रखा, और उसकी क्वालिटी बनाई। क्वालिटी के बाद फिर उसकी एडवर्टाइज की, और वो जो पर्स वहाँ पे $2000 का बनता, वो उसी को $40,000 का बेचा। जब आप एक क्वालिटी बना लेते हैं ना, फिर आप अपनी मुंह मांगी कीमत ले लेते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के अंदर, ये तो थी चीज़ों के अंदर क्वालिटी, अगर एक बेजान चीज़ के अंदर क्वालिटी पैदा करके आप उसको लाखों डॉलर में बेच सकते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जानदार इंसान के अंदर क्वालिटीज़ को बनाया, और इंसान के अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ भरी कि उन जैसा फिर इंसान दुनिया में आज तक दोबारा पैदा ही नहीं हो सके। बिल्कुल। ये होती है क्वालिटी क्रिएट करना। हम कहते हैं जी हमने ये क्रिएशन किया, हमने ये डेवलप किया, हमने ये इन्वेंट किया। जो इंसान को अंदर क्वालिटियों को, और वो कौन से इंसान थे, वो इंसान जिन्होंने अपने बच्चों को जिंदा अपने हाथों से दफन किया हुआ था। इतने जाबिर, जालिम, इतना जना रूड, और इतने लड़ाई झगड़ों वाले, उन इंसानों को इन्होंने दुनिया का टॉप लिस्टेड इंसानों में शामिल कर दिए। तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सन्स ऑफ मक्का, और जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि उनके सामने कोई भी उनका कंपेटिटर आगे खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसी बात हमारे मजहब की तरफ निकल गई। आप बिजनेस के कोई सवाल कर रहे थे, तो आप सर, वो आप किस कैटेगरी में खुद को फॉल करते हैं वो रह गए। जो अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, एक स्टेज आती है, वो अपने लिए पहनता नहीं है, अपने लिए उसकी कोई चीज़ नहीं होती, वो कम्युनिटी के लिए होती है। वो चीज़ें ऐसी बनाता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक टेक्सटाइल ऑनर है, मिल मालिक है, या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है ना, उसका खाना पीना तो एक आम आदमी का बराबर होता है। उसके शायद डॉक्टर 3 रोटियों से उसको 1 रोटी कर देता है, वो चावल हटा देता है, वो फलां आदि चीज़ें तो उसके डॉक्टर वैसे बंद कर देता है। लेकिन उसने एक ऐसी एम्पायर खड़ी कर दी होती है जहाँ पे 10, 20, 30 हज़ार वर्कर जो है ना, वो उनको रोज़गार मिल रहा होता है। कई लोगों को वो प्रोडक्ट मिल रही होती है जो वहाँ से इम्पोर्ट, होल सेलर लेता है, होल सेलर से रिटेलर लेता है, रिटेलर से रेडी वाला लेता है, गाँव तक वो चीज़ें पहुँचते हैं, वहाँ उनके लिए रोज़गार बनते हैं। तो ये सोसाइटी, फिर वहाँ से लेबर पैदा होती है कि वो ट्रांसपोर्ट वाली लेबर, और पांडी, और मजदूर, और ये सारे बंदे, तो वो कम से कम 1, 2, 3 लाख बंदों का एक निज़ाम चलाता है। फिर एक एक बंदे के साथ 8, 8, 10, 10 बंदे फैमिली के जुड़े हुए होते हैं। अगर उन सारों को कैलकुलेट करें तो वो एक बंदा 2, 4, 5 लाख बंदों का एक जरिया बन जाता है। ये उसकी असल अचीवमेंट होती है।
बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं होता, माशरे के लिए वैसे भी अदर बेनिफिट्स बहुत होता है। तो बिजनेसमैन के अंदर फिर ये अल्लाह पाक जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, जिसकी सोच, अप्रोच और उसके हलाल हराम को वो जानता है, उसकी सोच में फिर एक वक्त आता है कि वो ना नफ़े के लिए काम नहीं करता, वो कहता है यार कोई बड़ा काम हो जिससे ना सर्कल चले, लोगों का सर्कल चले। मैंने अक्सर बिजनेसमैनों को देखा है, वो किसी मुलाजिम को ना नहीं हटाता, कहते यार इसके ना बच्चों का रोजगार मेरे साथ लगा हुआ। बड़े मुसलमानों में मैंने बड़े बिजनेसमैनों को देखा है, वो कहते हैं यार पर मेरे मेजोरिटी, मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन वन पर्सन, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ हमारी मेजोरिटी सोसाइटी की। जो हायर क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास, और जो वर्कर्स होते हैं उनको समझती नहीं है, और मतलब और जो लोग डील कर रहे होते हैं उनके और बहुत इश्यूज होते हैं। तो आप उस सबको कैसे देखते हैं? देखें, अच्छी बुरी मिसालें तो हर जगह मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छे बिजनेसमैन भी मौजूद हैं, बुरे बिजनेसमैन भी मौजूद हैं, और बिजनेसमैनों को बदनाम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, और बिजनेसमैनों को प्रमोट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो आप सारी चीज़ों का एक पोर्टफोलियो में तो जमा नहीं कर सकते। आपने अगर अपनी लाइफ को पॉजिटिव और अचीवमेंट्स और फॉरएवर अच्छी दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन बनाना है, तो आपने पता क्या करना है कि अगर आपके पास फलों का एक टोकरा पड़ा हुआ है और उसमें कम से कम 50 सेब हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उसमें से ना जो बेहतरीन चीज़ निकालेंगे और आप अपने लिए वो मुंतखब करके घर ले जाएंगे। आपको सोसाइटी के अंदर वल्गर, अच्छी बुरी हर तरह के लोग मिलेंगे, आप सारा दिन निकलेंगे, अजीब अजीब लोगों से वास्ता पड़ेगा। अगर आप बैड लोगों के बैड इंसिडेंट्स को और बैड स्टोरीज को लेकर आप बैठ गए, जी फलां ने तो यूँ किया, तो वो तो ऐसा है, तो वो तो ऐसा है, तो उसके वो तो इस तरह का बिजनेसमैन है। अगर आपने इन लोगों को अपनी चीज़ अपनी लाइफ के अंदर जगह दे दी, तो आप गलत फल को पकड़ के खड़ी हैं। अगर आपने अच्छे उसमें से 10, 50, 20, 100 मिसालों में से एक अच्छे बिजनेसमैन को आपने पकड़ कर ले लिया, तो आपने 100, 50 के तो 100 सेब नहीं लेने, आप 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, तो आप 1-2 को उठा लें। तो वो स्टोरीज उठाएं जो आपकी लाइफ को अपग्रेड करे, आपकी सोच को पॉजिटिव करे। उससे ये होगा कि आप इर्द गिर्द की चीज़ों से ना बच जाएंगे, और जो आपके माइंड को स्कैटर्ड करे और डिस्ट्रैक्ट करे या आपको आगे बढ़ने से रोक दे और आपको डरा दे, तो आप उन चीज़ों से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना